गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम जोड़िया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम BA फर्स्ट ईयर हिस्ट्री भारत का इतिहास BA फर्स्ट ईयर हिस्ट्री भारत का इतिहास जो कि हमारा फर्स्ट पेपर रहेगा। भारत का इतिहास इसमें प्रारंभ से लेकर 1206 तक की घटनाओं की जानकारी दी गई है। इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है गुप्त वंश। गुप्त वंश जिसके संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है और वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है गुप्त वंश का वह था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके पश्चात गद्दी पर समुद्रगुप्त बैठते हैं। समुद्रगुप्त के पश्चात गद्दी पर रामगुप्त बैठते हैं, लेकिन अयोग्य होने के कारण गद्दी पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं और रामगुप्त को पराजित कर उसे मार दिया जाता है। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पश्चात कुमारगुप्त गद्दी पर बैठते हैं। कुमारगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठते हैं। इसके पश्चात स्कंदगुप्त के पश्चात परवर्ती गुप्त शासक का शासन रहा था और इन शासकों के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा, क्योंकि गुप्त शासकों ने बुद्ध धर्म ग्रहण कर अहिंसा नीति को अपना लिया था। इसके अलावा गुप्तों का दंड विधान भी काफी सरल था। तो पूर्ववर्ती गुप्त शासकों में पुरुगुप्त, बुद्धगुप्त, नरसिंह बालविद्य, भानुगुप्त, वैन्यगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय और विष्णुगुप्त ये अंतिम शासक थे गुप्त वंश के। गुप्त वंश के अंतिम शासक विष्णुगुप्त को माना गया। इस प्रकार गुप्त वंश के प्रमुख शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम, जिसे कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया था। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी और वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना गया, जिसने कि 319 से लेकर 335 ईस्वी तक शासन किया था। तो इनके समय में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र रही थी। समुद्रगुप्त जिसने कि 335 से लेकर 375 ईस्वी तक शासन किया। इसके अलावा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिसने कि शकों और गणराज्यों की शक्ति का विनाश कर शकारी और गणारी की उपाधि धारण की थी। इनके शासन की अवधि है 375 से 415 ईस्वी मानी गई है। इसके अलावा कुमारगुप्त प्रथम इसकी शासन अवधि 415 से 455 ईस्वी मानी गई। स्कंदगुप्त जिसने कि हुनों की शक्ति को रोक दिया था। हुनों को युद्ध में पराजित करना स्कंदगुप्त की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जूनागढ़ अभिलेख से स्कंदगुप्त के जीवन और उसके विजयों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा समुद्रगुप्त के विजयों की और प्रारंभिक बाल्यावस्था की जो जानकारी है वह प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद प्रलेख भी कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के प्रारंभिक जीवन और विजयों की जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार कुमारगुप्त प्रथम के पश्चात स्कंदगुप्त इसकी शासन अवधि 455 से 467 रही। परवर्ती गुप्त शासकों में पुरुगुप्त ने 467 से 473 ईस्वी, बुद्धगुप्त ने 475 से 495 ईस्वी, नरसिंह बालविद्य ने 495 से 510 ईस्वी और भानुगुप्त 510 से लेकर अन्य जो गुप्त शासक हुए उनका कालक्रम रहा। वैन्यगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय और विष्णुगुप्त जो कि अंतिम गुप्त शासक थे विष्णुगुप्त। तो इस प्रकार गुप्त वंश में अनेक महान शासक हुए जिनके समय में साम्राज्य विस्तार अधिक हुआ और इनके समय में साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में आश्चर्यजनक उन्नति हुई थी।
गुप्त शासकों का जो काल है वो हिंदू काल का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि यह जो युग था महान सम्राटों का युग था। इस काल में साहित्य, कला, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य, कृषि आदि क्षेत्रों में पर्याप्त उन्नति हुई थी। इस कारण गुप्त काल हिंदू काल का स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए अब हम चलते हैं गुप्त वंश के इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। गुप्त वंश इतिहास को जानने के स्रोत को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 साहित्यिक सामग्री, नंबर 2 पुरातात्विक सामग्री, नंबर 3 है विदेशी यात्रियों के विवरण। साहित्यिक सामग्री में धार्मिक साहित्य और ऐतिहासिक साहित्य को शामिल किया गया है। धार्मिक साहित्य में पुराण स्मृतियों को लिया गया है, जबकि ऐतिहासिक साहित्य में देवी चंद्रगुप्तम, इसके अलावा कालिदास की रचनाएं मंजूश्री का मूलकल, शूद्र का व्रजपाटी, कामगंधक नीतिसार और कामसूत्र आदि को इसमें शामिल किया गया है। तो इसके अलावा पुरातात्विक सामग्री में अभिलेख, सिक्के, भवन को लिया गया है, जबकि विदेशी यात्रियों के विवरण में पायान, अवेंसान और स्थिक के यात्रा विवरण को इसमें शामिल किया गया है। सबसे पहले साहित्यिक सामग्री, इसमें धार्मिक साहित्यों के अंतर्गत इसमें पुराण और स्मृतियों को लिया गया है। पुराण, ऐसा माना जाता है कि 18 पुराणों में अधिकतर गुप्त काल में ही लिखे गए थे। अधिकतर पुराण गुप्त काल में ही लिखे गए थे। पुराणों से हमें गुप्त सम्राटों के साम्राज्य विस्तार, उनकी शासन व्यवस्था आदि के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा इनसे गुप्तकालीन सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक अवस्था की बहुमूल्य जानकारी वो हमें पुराणों से ही प्राप्त होती है। पुराण 18 माने गए हैं। इसके अलावा स्मृतियाँ, तो विद्वानों का ये मत है कि अधिकांश स्मृतियों की जो रचना थी वह गुप्त काल में ही हुई थी। स्मृतियों से हमें गुप्तकालीन राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अवस्था, कानून और नैतिक आदर्शों आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें जो है स्मृतियों से ही मिलती है। मनुस्मृति में इसका मुख्य स्थान रखा गया है। फिर ऐतिहासिक और अनऐतिहासिक साहित्य, इसमें देवी चंद्रगुप्तम यह जो नाटक है विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त ने इसको लिखा था। विशाख दत्त द्वारा लिखा गया नाटक देवी चंद्रगुप्तम है। इसे पता लगता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने भाई रामगुप्त का वध करके उसकी पत्नी ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लिया था। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त द्वितीय के गद्दी पर बैठने का भी उल्लेख किया गया है। तो देवी चंद्रगुप्तम नाटक जो कि विशाख दत्त द्वारा लिखा गया था, इसमें चंद्र विक्रमादित्य के द्वारा उसके भाई रामगुप्त की हत्या का वचन छोड़ा गया है तथा रामगुप्त की पत्नी ध्रुव स्वामिनी से चंद्र विक्रमादित्य के विवाह का उल्लेख भी किया गया है। इसके अलावा कालिदास की जो रचनाएं हैं उससे भी हमें गुप्तकालीन साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। कालिदास जो कि गुप्त काल के एक महान कवि रहे और अच्छे नाटककार थे, उसने रघुवंश नामक महाकाव्य की रचना की थी कालिदास जी ने, जिसमें पूर्ववर्ती गुप्तों की वीरता का उल्लेख किया गया है। उनकी अन्य रचनाओं में मेघदूत, कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम आदि रही हैं। इनसे हमें गुप्तकालीन शासन व्यवस्था, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, रीति रिवाजों, परंपराओं आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी
कालिदास के साहित्य से प्राप्त होती है। मेघदूत से गुप्त काल के प्रसिद्ध नगर उज्जैन के सौंदर्य और उसकी धन संपदा का भी हमें पता चलता है। इसके अलावा मंजूश्री मूलकल्प, इस ग्रंथ में गुप्त राजाओं के कर्मबद्ध इतिहास का वर्णन छोड़ा गया है। मंजूश्री मूलकल्प में गुप्त राजाओं का कर्मबद्ध इतिहास हमें मिलता है। फिर मृच्छकाटिन, जिसे कि शूद्रक के द्वारा लिखा गया था। इसमें गुप्तकालीन शासन पद्धति, तत्कालीन समाज की न्याय व्यवस्था, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन आदि की महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा कामनंदक नीतिसार, इस ग्रंथ से गुप्तकालीन राजनीतिक इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है। कामसूत्र वात्स्यायन के ग्रंथ कामसूत्र से तत्कालीन समाज की वेशभूषा, आभूषण, खान पान, मनोरंजन के साधन आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें कामसूत्र से प्राप्त होती है। अब चलते हैं पुरातात्विक सामग्री, जिसमें अभिलेख, सिक्के, भवन आते हैं। अभिलेख, सिक्के और भवन पुरातात्विक सामग्री के अंतर्गत लिए जाते हैं। इनसे गुप्तकालीन इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। तो गुप्त काल में अनेक लेख उत्कीर्ण किए गए हैं। ये लेख शिलाओं पर, चट्टानों पर, पत्थरों पर, लोहा स्तंभों पर, ताम्र पत्रों पर और गुफाओं पर पाए गए हैं। हरिसेन द्वारा रचित पर्याय स्तंभ लेख से हमें समुद्रगुप्त की विजय और उसके जीवन चरित्र आदि की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। जबकि मेहरौली स्तंभ लेख से हमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसके जीवन और उसकी विजयों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख से हमें स्कंदगुप्त के शासन व्यवस्था और उसके विजयों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। भीतरी अभिलेख से हमें उसके पुष्यमित्र के विरुद्ध युद्ध का जो विवरण है वो इसमें दिया गया है। भीतरी अभिलेख में स्कंदगुप्त और पुष्य जो मित्र उसके युद्ध का वर्णन इसमें किया गया है। इसके अलावा है सिक्के भी गुप्तकालीन शासन व्यवस्था पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। तो गुप्तकालीन सिक्कों से गुप्त वंश इतिहास को जानने में काफ़ी सहायता प्राप्त होती है। गुप्त शासकों ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया था। इन सिक्कों से गुप्त सम्राटों के नाम, उनकी उपाधि, धर्म, इसके अलावा चरित्र, साम्राज्य की सीमाओं और तत्कालीन समाज की आर्थिक दशा की जानकारी हमें सिक्कों से ही प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त के सिक्कों पर उसकी पत्नी कुमार देवी का चित्र उत्कीर्ण होने से पता लगता है कि गुप्तों और लिच्छवियों में वैवाहिक संबंध स्थापित थे। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अश्वमेध यज्ञ के घोड़े का चित्र उत्कीर्ण किया गया है, जिससे पता लगता है कि उस समय अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया गया था। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है, जिससे पता लगता है कि समुद्रगुप्त को संगीत से काफ़ी प्रेम रहा था और संगीत में उसकी रुचि थी। गुप्त काल के सिक्कों पर विष्णु और गरुड़ चित्र का अंकित होना इस बात का परिचायक रहा है कि उस समय जो गुप्त शासक थे वह हिंदू धर्म को मानते थे और वैष्णव धर्मावलंबी थे ये। इसके अलावा गुप्त काल के सिक्कों पर तत्कालीन कला, भाषा और आर्थिक स्थिति की महत्वपूर्ण जानकारी जो है हमें सिक्कों से ही प्राप्त होती है।
इसके अलावा भवन और कलाकृतियाँ। गुप्त शासकों के मंदिरों में बुमरा का शिव मंदिर, तिगवा का मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर आदि पाए गए हैं। इन मंदिरों से हमें गुप्तकालीन धार्मिक दशा और वास्तुकला स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी वो हमें प्राप्त होती है। अर्थात गुप्तकालीन स्थापत्य कला के बारे में जानकारी हमें इन मंदिरों से प्राप्त होती है। गुप्तकालीन मेहरौली स्तंभ जो है वो तत्कालीन कला का एक श्रेष्ठ नमूना रहा है। इससे पता लगता है कि उस समय धातु विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हो चुकी थी। सारनाथ, सांची एवं मथुरा आदि स्थानों पर गुप्तकालीन मूर्तियां पाई गई हैं, जिनसे हमें उस तत्कालीन समाज की मूर्ति कला के क्षेत्र में हुई उन्नति के बारे में पता चलता है। इसके अलावा गुप्त काल में हिंदू देवी देवताओं, बौद्ध एवं जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां भी प्राप्त की गई हैं, जिससे यह पता लगता है कि गुप्त जो शासक थे वो धर्म सहिष्णु सम्राट थे, अर्थात सभी धर्मों का आदर सम्मान करते थे। इसी प्रकार अलोरा और अजंता की गुफाओं के चित्र उस काल की चित्रकला और सामाजिक अवस्था के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। इसके अलावा विदेशी यात्रियों के विवरण में फायान, हवेनसांग और स्टिंग के यात्रा विवरण से हमें तत्कालीन समाज की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फायान जो कि एक चीनी यात्री था। फायान चंद विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। इसके यात्रा विवरण से गुप्तकालीन इतिहास पर पर्याप्त मात्रा में प्रकाश पड़ता है। उसने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजप्रासाद, उसकी राजधानी और तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक अवस्था का सुंदर वर्णन इन्होंने अपने यात्रा विवरण में किया है। इसके अलावा हवेनसांग ये भी एक चीनी यात्री था, जो कि वर्धन साम्राज्य के शासक हर्षवर्धन के समय में भारत आए थे। इस प्रकार हवेनसांग जो कि वर्धन शासक हर्षवर्धन के समय में भारत आए थे, यह भी एक चीनी यात्री थे और इनके यात्रा जो विवरण है वो मुख्यतः हर्षवर्धन के काल से संबंधित रहा है, परंतु प्रसंगवश उसके विवरण से गुप्त शासकों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। उसने अनेक गुप्त सम्राटों का उल्लेख किया है और उस समय के नगरों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। स्सिंग भी एक चीनी यात्री था, जो कि 7वीं शताब्दी में भारत आया था। इसके यात्रा विवरण से पता चलता है कि गुप्तों द्वारा स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय का भवन काफ़ी विशाल था और एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र के रूप में यह स्थापित हो चुका था। तो विदेशी यात्रियों के विवरण के पश्चात अब देखते हैं गुप्तों की उत्पत्ति तथा इनकी जाति के बारे में और इनका मूल निवास स्थान क्या रहा था। तो केपी जायसवाल के अनुसार जो गुप्त थे वो शूद्र थे। केपी जायसवाल के अनुसार गुप्त शूद्र जाति के रहे थे, जबकि रोमिला थापड़ और एलन के अनुसार गुप्त लोग वैश्य जाति से थे। गौरी शंकर ओझा के अनुसार गुप्त लोग क्षत्रिय वंश से थे, जबकि रमेश चंद्र मजूमदार और हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार जो गुप्त थे वह ब्राह्मण जाति से थे। तो अधिकांश विद्वान गुप्तों को क्षत्रिय जाति का मानते हैं और गुप्तों की जाति के संबंध में जो अनेक तर्क दिए गए हैं, इन पक्षों में वाद विवाद रहा है कि वास्तव में गुप्त किस जाति के रहे थे। अधिकांश विद्वानों के अनुसार ये क्षत्रिय जाति के थे। अब गुप्तों का मूल निवास स्थान, गुप्तों की जाति के विवाद के संबंध के तरह है। इनका मूल निवास स्थान भी एक विवादास्पद प्रश्न रहा है। डॉक्टर जायसवाल के अनुसार जो गुप्त थे इनका मूल निवास स्थान कौशाम्बी रहा था।
डॉक्टर जयसवाल के अनुसार गुप्तों का मूल निवास स्थान कौशाम्बी था, जबकि डॉक्टर रमेश चंद्र मुजुमदार और डॉक्टर गांगुली के अनुसार इनका मूल निवास स्थान बंगाल था। डॉक्टर जगन्नाथ डॉक्टर डीपी सिन्हा के अनुसार इनका मूल निवास स्थान पूर्वी प्रदेश रहा, जबकि एलन आयंगर मुखर्जी के अनुसार गुप्त जो थे मगध के मूल निवासी थे। तो गुप्तों की मूल निवास स्थान के संबंध में भी विद्वानों में काफ़ी मतभेद पाया जाता है। तो अधिकांश जो विद्वान है यह मानते हैं इनका मूल निवास स्थान बंगाल रहा था। डॉक्टर राजबली पांडे जो है कौशाम्बी को गुप्तों का मूल निवास स्थान मानते हैं, जबकि आधुनिक शोध के आधार पर गुप्तों का जो मूल निवास स्थान था वह पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बंगाल को ही माना जाता है। तो इस प्रकार गुप्तों की जाति और मूल निवास स्थान के संबंध में अनेक मतभेद पाए जाते हैं। तो इस प्रकार आज हमने गुप्त वंश के इतिहास के बारे में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त की है। तो इस प्रकार मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद दीर्घ काल तक जो भारत है एक शासन सूत्र के अंतर्गत नहीं आ पाया था। कुषाणों एवं सातवाहनों ने कुछ हद तक इसमें स्थिरता लाने का प्रयास किया था, किंतु वे उत्तर एवं दक्षिण भारत तक ही सीमित रहे थे। तो इस राजनीतिक विखंडन का सामना करने के लिए मुख्य रूप से तीसरी शताब्दी में भारत के 3 कोनों से 3 नए राजवंशों का उदय हुआ था। मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में नागशक्ति और दक्कन में वाकाटक वंश और पूर्वी भारत में गुप्त वंश के शासकों का उदय हुआ था। तो गुप्त वंश का जो प्रारंभिक राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में था। संभवतः गुप्त शासकों के लिए बिहार की अपेक्षा उत्तर प्रदेश अधिक महत्व का प्रांत था, क्योंकि आरंभिक गुप्त मुद्राएं और अभिलेख इसी राज्य से ही प्राप्त किए गए हैं। तो संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के ही सामंत थे और कुषाणों के बाद मध्य भारत का एक बड़ा जो भाग था मुरुंडों के आधिपत्य में आया, जिन्होंने 250 ईस्वी तक राज्य किया और इसके पश्चात गुप्त आधिपत्य की शुरुआत की गई थी। तो कुषाणों के पतन के बाद से लेकर गुप्तों के उदय के पूर्व तक का जो राजनीतिक दृष्टि से विकेंद्रीकरण और विभाजन का काल माना गया है। तो इस प्रकार कुषाणों के पश्चात गुप्त काल का उदय हुआ। इसके प्रमुख शासक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इसने गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, जबकि इसकी स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। इसके अलावा आज के इस टॉपिक के अंतर्गत हमने गुप्तकालीन इतिहास को जानने के स्रोत, इनकी उत्पत्ति अर्थात गुप्तों की जाति और मूल निवास स्थान के संबंध में जानकारी प्राप्त की है। कल हम गुप्त साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त प्रथम तक के योगदान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। इसके साथ ही धन्यवाद।